इससे पहले कि हम अपने दूसरे मेहमान मनीष शेखर जी का परिचय दूं, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है गुफ्तगू गुफ्तगू प्रोग्राम शरद फाउंडेशन ने इन बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शुरू किया है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को देखा है और एक मुकाम हासिल किया है। तो उन संघर्षों से ये बच्चे कुछ सीख सकें, इसलिए हमने ये प्रोग्राम को शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में अच्छे अच्छे महान विभूतियां आए और इन बच्चों को आशीर्वाद भी दें और इन बच्चों का मार्गदर्शन भी करें, जिससे ये भी समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकें। इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम चल रहा है और आज हमारा 7वां एपिसोड है, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमें कृतार्थ किया। हम लोग आभारी हैं आपके आने के। मैं मनीष शेखर जी के बारे में बताना चाहूंगी। इनका प्रोफाइल काफी मैं बड़े सर को माइक दे रही हूँ। मनीष शेखर जी के बारे में वो बताएंगे। बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार में एक कानून है कि आप कुछ भी जानना चाहते हो भारत सरकार से पूछ सकते हो। कोई भी चीज पूछोगे तो भारत सरकार आपको जवाब देगी। इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको सूचना का अधिकार है। सूचना के अधिकार का एक संस्थान है, भारतीय सूचना अधिकार संस्थान, इंडियन राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आरटीआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके मनीष शेखर जी चेयरमैन हैं और ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं, साहित्यकार भी हैं, इनकी कई किताबें भी हैं। जो बोलेंगे उनके लिए चाहिए ना। कई विश्वविद्यालयों से भी टेबल पर मैं भी एक विश्वविद्यालय में हूँ, उससे भी आप बहुत साल जुड़े हुए थे। इनका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। बिहार में इनके कई इंस्टीट्यूट हैं अपने। चंपारण सुना है? कोई जगह चंपारण मोतिहारी है, नाम सुना है? बिहार के जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। गांधी जी का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ, तो गांधी जी अभी बताएंगे मनीष शेखर जी। तो वहाँ गए थे, इस वजह से चंपारण वाली जगह पर अपनी स्कूल है। तो आप कई क्षेत्रों के बहुत गहरी अनुभव और ज्ञान रखते हैं। आज हम लोगों ने आपको इनवाइट किया है कि आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप जो प्रश्न पूछेंगे ये बताएंगे, है ना। मैडम के बारे में तो अभी आपको सब लोगों ने बताया। ये कार्यक्रम का अगला क्या है एपिसोड? 7वां एपिसोड है ये। आज गुफ्तगू प्रोग्राम को शुरू हुए 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आज हमारा 7वां एपिसोड है जो हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप लोग हमारे मेहमानों से अलग अलग प्रश्न पूछोगे। तो कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनका स्वागत हो जाए। तो अनुराधा मैम, सबसे पहले आप आइए और हमारी राज चावला मैम का आप स्वागत कीजिए।
धन्यवाद। बहुत अच्छा, मैं भी इंस्पायर हूँ। अच्छी बात। पापा से अगला जो आपसे दीपक सर से अनुरोध है कि आप आइए और मनीष सर, शेखर सर का और डॉक्टर एस एन पांडे जी का स्वागत कीजिए। अभी तो आप नहीं है। अनुराधा जी। हमारे फाउंडेशन ने एक नई प्रथा शुरू की है, खुशबू के रूप में आपको कैंडल दिया है, जो आप लोग कभी इसको जलाएंगे तो शरद फाउंडेशन की याद आएगी। ठीक है, पूरा मत बोला ऐसे। अरे भाई मेरा स्वागत करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तो फ्रेगनेंस में हम अपना जो है बड़े हो रहे हैं। तो अब हम लोग विधिवत अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और बच्चों के सवाल जवाब शुरू हों। इससे पहले कि आप लोग सवाल करें, मैं माइक आपके हाथ में दे देती हूँ। नहीं, थोड़ा मैडम से कुछ बुलवा दो, इनसे बुलवा दो, उसके बाद हाँ ठीक है। आंटी आप कुछ मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम आज जो स्टार्ट किया जाए, इनकी सुरीली आवाज में कोई एक भजन से या कोई एक प्रेयर से किया जाए। ठीक है, क्या करनी है? कोई प्रेयर या कोई भजन से शुरू किया जाए आपकी सुरीली आवाज में। भजन कोई बात नहीं। हाँ, आप तो आर्या प्रेयर कर लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा कर लेते हैं। मैंने तो आरती का गाना बहुत सुना। आप गाना कह रहे, बोल दो गाना। गाना नहीं, वो उसमें जस्ट लाइक भजन भी है, सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत वैसे समझ लो भजन ही है। किसके सहारे जहाँ चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है। किसके सहारे जहाँ चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है। चली जा रही है जमाने की नैया, चली जा रही है जमाने की नैया। किसी ने न देखा कौन है खवैया, किसी ने न देखा कौन है खवैया। सब सिलसिला बेनिशा चल रहा है, सब सिलसिला बेनिशा चल रहा है। किसके सहारे जहाँ चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है। कितने ही देखे लाखों सियाने, दुनिया में देखे लाखों सियाने, मगर राज कुदरत का कोई न जाने। सब सिलसिला बेदिशा चल रहा है, सब सिलसिला बेदिशा चल रहा है। किसके सहारे जहाँ चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है। जमीन चल रही, आसमां चल रहा है।
सबसे पहले चीयर्स क्लैप करनी आती है ना? 1 2 कितनी अच्छी शुरुआत की है मैम ने ना। मजा आया? मैम से आप लोग क्या सवाल करोगे वो मैं बाद में आपको माइक दूंगी। अब मैं चाहूंगी कि हमारे दूसरे जो मुख्य अतिथि हैं मनीष शेखर जी, वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं शरद फाउंडेशन का, जो हमें इतने प्यारे बच्चों से डायरेक्ट करने का अवसर दिया। शरद फाउंडेशन के मेंटर, संरक्षक, हम लोग के अभिभावक और ग्लोबल ओवर नागालैंड के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर एस.एल. पांडे जी, शरद फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हमारी बहन हेमलता शर्मा जी, मिस्टर चावला जी और इस संस्थान से जुड़े सभी पदाधिकारी, प्यारे बच्चों। ये शरद फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है मैं इसकी काफी प्रशंसा करता हूँ और ये मुझे खुशी हुई इतने प्यारे बच्चे हैं जो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए और आप सब जो भारत के एक भविष्य हैं और जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष को देखते हुए एक बड़ा काम करने के लिए आप सब जुड़े हुए हैं इस फाउंडेशन से। और मुझे विश्वास है कि फाउंडेशन का जो काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है और आप लोग के जीवन में आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जीवन में हर बच्चे कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। हम में कुछ विशेष गुण है, आप सब में कुछ, जितने भी लोग हैं, जितने भी बैठे हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेष गुण नहीं। हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। उसी तरह से हर व्यक्ति में, हर स्थान में, हर चीजों में विशेष गुण होता है। उसी गुण को पहचानना पड़ता है और उसी गुण को पहचान करके जीवन में जो आगे बढ़ता है वो फिर जीवन में सफल हो जाता है। हो सकता है कोई बच्चा को मैथ में अच्छा हो, कोई विज्ञान में अच्छा हो, कोई आर्ट्स के विषयों में अच्छा हो, कोई जीके जनरल नॉलेज में अच्छा हो, तो हर क्षेत्र में अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि अगर मुझे गणित नहीं आ रहा है तो मैं बेकार हूँ। तो गणित नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं तो आर्ट्स का विषय पढ़ने का काम करूंगा। हो सकता है पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं तो खेल में अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई दौड़ हो, रेसिंग हो, दौड़ लगे तो मछली तो उसमें फिसलती हो जाएगी, मछली तो एक कदम नहीं करेगी। तैराकी का प्रतियोगिता हो तो मछली फंस करेगी तैरने में। उसी तरह से हर आदमी का कुछ विशेष गुण है, उस गुण को पहचानना है और जीवन में कभी भी व्यक्ति को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो बहुत छोटे बच्चे हो, अगर जब बड़े होंगे तो जीवन में पग पग में समस्या को फेस करना होगा। उन समस्याओं से जूझने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, पूरे अपनी ताकत से फिर आगे बढ़ने का मार्ग होता है। जब भी तुम्हें लगेगा कि कोई एक मार्ग बंद हो रहा है तो दूसरा मार्ग से खुलता हुआ दिखाई देता है। तो कभी जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पांडे साहब ने मेरा परिचय कराया कि मैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण से हूँ। चंपारण का आपने नाम सुना होगा, जहाँ महात्मा गांधी आए थे। हमारा देश गुलाम था, आपने पढ़ा होगा कि हम गुलाम देश के नागरिक थे। 1947 तक अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे, तो लोग अंग्रेजों की हुकूमत में रहते थे। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए तो उन्हें लोगों ने कहा कि आप चंपारण में चलिए। चंपारण में किसानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, जाति हो रहा है, वहाँ देखिए, हमारी मदद करिए। हिस्ट्री पढ़ करके आए थे, विद्वान थे और फ्रीडम मूवमेंट में वहाँ सफल हुए थे। तो चंपारण में गए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक जो है लोगों में जीवन जीने की कला बताया। जैसे बहुत लोग गंदगी से रहते थे, सफाई नहीं करते थे। जैसे तुम अपने घर की सफाई करो और कचरा लेकर रोड पर फेंक दो तो बेकार हो गया ना। तो ऐसा नहीं, उन्होंने जो ऐसे ही लोग करते थे चंपारण में, जो कचरा जो है सो बाहर फेंक देते थे, शौच जो है सो बगल स्कूल के बगल में ही शौच चले जाते थे खुले में, तो खुद किसी को नहीं बोले तुम मत करो ऐसा काम। वो उनको सफाई करते थे, लोग उनको प्रेरित होकर काम करते थे। उनको जो लगता है ये काम गलत है, हो सकता है तुम्हारे माता पिता कोई गलत काम करते हो सफाई के दृष्टिकोण में, कोई स्वच्छ नहीं रखते हो,
तो आप अपने पिता को, माता को एजुकेट कर सकते हो कि भाई स्वच्छता रखना है, अगल बगल की सफाई रखनी है, कैसे साफ सुथरा रहना है। तो पहला काम है हमें स्वच्छ रहना है, साफ सुथरा है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से जो है, स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ वातावरण से सब कुछ होना है। पहले हमें स्वच्छता करना है, अपने बाहर के भीतर के चीजों को सफाई रखनी है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी प्रदूषण है, दिल्ली में लोग निकलना मुश्किल है प्रदूषण के कारण। तो हमें पेड़ पौधे की रक्षा करनी है। अगर हमारे घर में पेड़ नहीं है तो हम कहीं और, कहीं पार्क में पेड़ लगाकर उसकी पानी पटाएंगे, उसको देख रेख करेंगे। तो ये शरद फाउंडेशन के बच्चे हैं, मुझे खुशी है इस बात के लिए। दूसरा हमने बताया कि जो सूचना का अधिकार के बारे में पांडे सर ने बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो कानून है उसमें सरकार में पहले क्या था कि सरकार जो काम कर रही है वो आम आदमी को जानने का अधिकार नहीं था। लेकिन 2005 में एक ऐसा कानून बना कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो या कलेक्टर के कार्यालय हो, किसी कार्यालय में जा करके अपने फाइल का, किसी भी फाइल का इंस्पेक्शन कर सकता है, देख सकता है, उसकी फोटोकॉपी ले सकता है। सरकारी काम हो रहे हैं, उसको ठीक हो रहे हैं ठीक है, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका सील्ड सैंपल ले सकते हैं। तो ये सब चीजों को प्रशिक्षण हम लोग देते हैं, सबको जानना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने राइट्स जानने से पहले ड्यूटी भी जानना। हमने कहा कि अपनी ड्यूटी है, हमें ड्यूटी है कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। और देश को आगे ले जाने के लिए कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा, हम और आप मिलकर देश को आगे बनाएंगे। उसको रोजगार के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हम सब मिलकर आगे, हम बच्चे, जो आप बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं, ये सब मिलजुल करके भारत को जो है सो, भारत को जो विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन सबको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। अब ये माइक बच्चों के पास चला जाएगा और ये लोग जो सवाल करेंगे उसके आंसर आप लोगों को देने पड़ेंगे। किसके पास जाएगा? कौन सबसे पहले पूछेगा? काजल, लो बेटा। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम काजल है और मैं 7th क्लास में हूँ। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपकी फिटनेस के बारे में क्या राय है? क्या राज है? क्या राज है? मैं अपना बताती हूँ। ये मैम, ये क्वेश्चन करके बैठ जाइएगा, निकाल दे। हेलो, मेरा सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप बैठे हो, कल मैं ऐसी थी। एक टाइम था कि वो छोटी थी और फिर तुम्हारे तरह भी थी। तो आप जितनी बच्ची थी, मैं खड़ी हो जाओ जरा, इस जितनी थी, बैठ जाओ। जब ये पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, पार्टीशन हुई, हम जब बाहर से आए तो गाड़ियों में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। हिंदू पाकिस्तान, ये पढ़ा होगा आपने, गाड़ी में भी देखा, एक पिक्चर आई थी, उसमें सच्ची चीजें बताई थी। तो मार मार मार, इधर उधर काट पाट करे थे। तो हम जब आए तो मेरी माँ हमें पहले ले आई कि सुनाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़े होंगे, मैं बच्चों को पहले से ले जाऊं। तो हम थोड़ा पहले से आ गए, तब वापस नहीं जा पाए और थोड़ा सा पैसा मेरी माँ लेके आई हमें पालने के लिए, भाई रोटी रोटी कपड़ा दे, तब तक हम अपने घर वापस आ जाएंगे। तब तक तो हम वापस गए नहीं, घर एक बार छोड़ा तो गए नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं। और रिफ्यूजी, हमारा नाम रखा गया रिफ्यूजी, बाहर से आए हैं, ये रिफ्यूजी आए हैं। अब खाना पीना है नहीं, तो वहां पर सब जगह पर लंगर शुरू कर दिए। जो यहाँ के वासी पहले से थे उन्होंने लंगर शुरू कर दिए। तो हम इस तरह दरी के ऊपर बैठ के ऐसे हाथ करके हम ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे रोटी खाई है। ये टाइम था, सिर्फ मैं नहीं थी, कई थे,
हजारों लोग थे, तो हम इस तरह बैठ के ऐसे दो हाथ करके कहते थे रोटी दे दो, ये टफ था। तो धीरे धीरे, पर जिसने हिम्मत अगर नहीं हारी, जिसने हिम्मत नहीं तो भिखारी बन जाते। अगर ये आदत मुझ में पड़ जाती कि भाई ये हाथ करके ये रोटी मांगनी है, तो बस यही कुछ रहते। लेकिन नहीं, एक दिल में जज्बा होता है, दिल में होती है कोई चीज कि नहीं, हमने भिखारी नहीं बनना, हमने भिखारी नहीं बनना, हमने अपने हाथों से कुछ ना कुछ कमाई करनी और खाना है। तो तब तो अब इतने बच्चे में यानी जज्बा था, तो मैंने अपने आप को किसी स्कूल में जाके दाखिल करा। मैडम को बोला मैं पढ़ना चाहती हूँ। कहती अच्छा चलो ठीक है, बताओ अपनी उम्र, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही मैंने कहा लिख डालो। अब मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। उसने लिख डाली, चल जी लिखी गई, और फिर मैं पढ़ती गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। आप बेटी, मैं इसलिए सुना रही हूँ, ये सब पर बीती थी, हमारे आप पर भी बीती होगी ये सब चीजें। तो इसी प्रकार से फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एजुकेशन, पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पर मैं आ गई कि पढ़ाई क्या है, बहुत जरूरत है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित बनोगे, शिक्षा अच्छे नंबर लेकर पास होगे, बड़े से बड़े इस सारे पूरे हिंदुस्तान, भावी हिंदुस्तान के नागरिक होगा। पूरे हिंदुस्तान जो है, हम लोग तो जाने वाले हैं, ये सारा हिंदुस्तान का बोझा आप नन्हे बच्चों के कंधों पर होगा। पर वो कैसे होगा, हमें ड्रीम कैसे मिले कि हमारा आने वाला आने वाला वक्त कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन होना चाहिए, पूरे भारत में। पर वो कब होगा, वो कब होगा, जब तुम ये अपना प्रण कर लोगे, पक्का प्रण करोगे कि हम पढ़ेंगे, चाहे भीख मांग के भी रोटी खा के पेट भरे, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है। क्या करोगे, पढ़ना, शिक्षित होना, और हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना, और खूब पढ़ाई करनी है, बड़े से बड़ा बनना है। और इस दुनिया के अंदर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज इज इम्पॉसिबल नॉट इन वर्ड। इस पूरे हिंदुस्तान में कहो ना कि ये चीज नहीं हो सकती। आज का वैज्ञानिक क्या है, सूरज चांद तक पहुंच रहे हैं ना? yes. ये मैं झूठ नहीं कह रही ना, पहुंच रहे हैं ना? yes. और दूसरा क्या है, हवा तेज है, हवा तेज है, yes. सबसे तेज बताओ क्या है, हवा पहुंच जाती है। लेकिन हवा से भी तेज ये मोबाइल साइंस ने निकाला ना, यहाँ करो हेलो, वहां अमेरिका से सारी बात हो सकती है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हेलो करो और बात हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है? हमारे भाइयों ने मेहनत करके वैज्ञानिक बने और ये सब चीज बना। लेकिन हम लोग कब तक रहेंगे? धीरे 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 ईश्वर की इच्छा अनुसार जाते जाएंगे, और सारा बोझा आप लोगों के बच्चों के कंधों पर होगा। और वो तब तुम कर सकते हो जब तुम पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छे बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो दिल में एक पक्का इरादा हो कि मैंने कुछ बनना है। हर बच्चा ये कहे मैंने कुछ बनना है, तो वो बन के ही रहेगा। और अगर कहो कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कर ही नहीं सकते,
तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तो आज क्या आप 1 मिनट आप क्या वो करोगे पढ़ाई के लिए? तो एक आप आज बोलो कि हम खुद लायक बनेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और बड़े बनेंगे, देश का सुधार करेंगे। बोलो, देश का सुधार करने वाले बनेंगे, देश का सुधार करने वाले बनेंगे। फिर बोलो, इस भारत को हम खुद ऊंचा उठाएंगे, पूरे वर्ल्ड में अपने देश भारत के वासी है हम, और उनको सबसे ऊंचा हम देखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। हमारे बीच में आज के एक और मेहमान भाई शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट, जो ग्रीवेंस कमेटी मेंबर भी हैं, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। आपसे बच्ची ने प्रश्न किया था कि आपके फिटनेस का राज क्या है, वो आपने नहीं बताया। मेरा किस चीज का? फिटनेस का, बिजनेस का राज, फिटनेस का हेल्दी रहने का। किस चीज का राज? फिटनेस का राज। फिटनेस, इस बच्ची ने प्रश्न किया था। ये देखो फिटनेस, सब ये देख रहे हो, आर्टिफिशियल फिटनेस सब देख रहे हो। ये कहते हैं कि फिटनेस में फिट कैसे हूँ, तो इसका ध्यान भी बहुत रखना है, बहुत रखना है आपको कि सही टाइम पर भोजन करना है, टाइम पर। ये नहीं कि ये लड्डू देखे कहीं देखा और खाते गए, नहीं। नमक, मिर्च, मसाला सब चीज तोल भाग के और अपने टाइम पर खुराक खानी है, और एक्सरसाइज जरूर करनी है। स्कूल वाले पहले होते थे ना पीटी, आजकल कराते हैं? आजकल पीटी होती है स्कूलों में? पीटी होती है स्कूल में? होती है नहीं होती? होती है। हाँ, योगा करो, पीटी करो, और दूसरा अपने टाइम पर खाना खाओ। लालच नहीं, ठीक काम करो, ठीक काम करो तो फिट रहोगे। और अपना ध्यान भी रखो। आप अपना ध्यान रखोगे तभी तो देश के नागरिक अच्छे बनोगे। तो मैं तो बस ऐसे ही कई बार पीठ मेरी टूट चुकी है, लेकिन हार नहीं मानी। बस ये है कि हमने फिट रहना है। थैंक यू। काजल, आगे 2 मिनट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सितारा है। RTI की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या? RTI की फुल फॉर्म क्या होती है? RTI का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है राइट, R फॉर राइट, टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार। मैंने पहले बताया कि पहले क्या था कि पहले MLA MP ही कोई सरकारी कामों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सरकारी कामों का फाइलों को देख सकते थे जाकर। तो आम जनता को अधिकार नहीं था कि कोई सरकार के जाए और कहे कि फाइल निकालो, मुझे देखना है। ये अधिकार सिर्फ MLA और MP को, विधायक और सांसद को अधिकार प्राप्त था कि किसी सरकारी फाइलों को वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में 2005 में एक कानून बना तो 2002 में था, लेकिन फिर वो निरस्त हो गया, उसका वो लागू नहीं हो सका। एक्ट बनने के बाद भी उसमें कुछ कमियां थी तो उसको खत्म हो गया। तो फिर वो उसको समाप्त करके जो है
उसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक्ट को समाप्त करके फिर 2005 में 2005 में राइट टू एक्ट बना, सूचना का अधिकार। इसमें हर आदमी को जानने का अधिकार है, सरकारी कामों का इंस्पेक्शन करने का अधिकार है। कोई सरकार का रोड बन रहा है सरकार के पैसे से, कोई एमएलए एमपी जाकर देख सकता है। अब क्या है, कोई आम आदमी, कोई भी आदमी है जाकर कहेगा कि हमें इसका रोड का इंस्पेक्शन करना है, हमें सील्ड सैंपल लेना है, जो इसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है उसका सील्ड सैंपल लाइए, ताकि जो कोटेशन सरकार के द्वारा पास किया गया है हम लेबोरेटरी में चेक कराएंगे कि इसमें सीमेंट, बालू और गिट्टी जो दिया जा रहा है वो मात्रा ठीक है कि नहीं है, तो हम सील्ड सैंपल लेंगे। तो ये अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन में है, सरकारी कामों का इंस्पेक्शन करने का, सरकारी कामों का सील्ड सैंपल लेने का, सरकारी फाइलों का इंस्पेक्शन करने का, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, कहीं पर भी कलेक्टर का कार्यालय हो, बीडीओ का कार्यालय हो, किसी कार्यालय में फाइलों का इंस्पेक्शन करने का एक प्रक्रिया है, सूचना के अधिकार में कोई कर सकता है। इसका पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूँ। इसमें कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जो जिनके जवाब नहीं मिलते, या इसकी कोई टाइम लिमिट है? अगर हमने कोई सूचना मांगा है और टाइम लिमिट में वो सूचना का हम तक नहीं पहुंची है, तो उसके आगे क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार में क्या है कि सूचना का अधिकार काम कैसे करता है अधिकार। इसमें जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी जितने भी सरकार विभाग हैं, चाहे राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का हो, सूचना का अधिकार अधिनियम में है कि उस विभाग का एक व्यक्ति को PIO डिजिग्नेट करना पड़ता है, हेड को। इसका नाम होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लोक सूचना अधिकारी डिजिग्नेट करेगा, वो जो हेड है वो, उसका काम है जब सूचना मांगने जाएंगे तो हम किसको मांगने जाएंगे, तो सरकार ने एक PIO ने बनाया है, उस लोक सूचना अधिकारी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलेंगे। उसके पास हम सूचना देंगे, 10 रुपए का पोस्टर लगा करके। बहुत सारे राज्य सरकारों में रेट अलग अलग भी उसका फी है, लेकिन भारत सरकार में 10 रुपए का है और ज्यादातर राज्य सरकारों में 10 रुपए का है। 10 रुपए का पोस्टर लगा करके हम जो सूचना चाहते हैं सूचना मांगेंगे। अब है कि सूचना हमको नहीं मिली, जब हमने मांगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, वो सूचना हमको नहीं मिली या हम उस सूचना से संतुष्ट नहीं है, सूचना गलत दी गई या पार्शियली सूचना दी गई, जो हम चाहते थे वो सूचना नहीं दी गई, तो उसके लिए क्या होता है कि सरकार ने बनाया है, उसमें फिर उसी ऑफिस में सूचना अधिकार में नियम बनाया गया है कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, उससे संतुष्ट नहीं होगा तो उसके लिए एक अपेलाइट अथॉरिटी होगा, अपीलीय प्राधिकार होगा। वो उस विभाग का सीनियर ऑफिसर हो सकता है या हेड हो सकता है। जो हेड होगा वो डिजिग्नेट करेगा अपीलीय प्राधिकार कौन होगा, अपेलाइट अथॉरिटी कौन होगा। तो 30 दिन में अगर सूचना हमको मिली, सूचना से हम संतुष्ट नहीं हुए, तो प्रथम अपीलीय अधिकार उसको बोलते हैं, फर्स्ट अपेलाइट अथॉरिटी। वहां हम उसको कहेंगे कि हमने सूचना मांगी थी, हमें सूचना जो दी गई है उस सूचना से हम संतुष्ट नहीं है, या सूचना नहीं दी गई है बिल्कुल, हमें सूचना उपलब्ध कराया जाए, वो सूचना देंगे। बाय द वे उनकी सूचना से भी हम संतुष्ट नहीं हुए, तो प्रथम अपेलाइट अथॉरिटी उसी ऑफिस के कोई बॉस होगा या कुछ होगा, कोई अफसर होगा, वो सूचना हमें फिर नहीं दिया या गलत दिया, हम उसे संतुष्ट नहीं हुए, तो उसकी अगली प्रक्रिया है क्या कि राज्य सरकार का कोई विभाग है, अगर कोई हरियाणा सरकार का है या बिहार सरकार है, यूपी सरकार है, तो उसके लिए सरकार ने बनाया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। अगर वो विभाग कोई भारत सरकार के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर आता है, तो उसके लिए सरकार ने बनाया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। वो जो है सो इसकी ऑफिस दिल्ली में है, मुनीरका में, और राज्य सरकार को अलग अलग उसका ऑफिस है, हर राज्य में उसका राज्य सूचना आयोग है। तब तो प्रथम अपेलाइट अथॉरिटी से हम संतुष्ट नहीं हुए उनके जवाब से, तो हम राज्य सूचना आयोग में अपील करेंगे कि हमने सूचना मांगी थी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी, अपेलाइट अथॉरिटी से भी, ये सूचना जो हमें दी गई है वो अपूर्ण है या नहीं दी गई है, हमें सूचना उपलब्ध कराया जाए। तो उस पर क्या है, अगर वो सूचना अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें 25,000 रुपये का फाइन भी होगा, और 25,000 रुपया का फाइन जो है सो उनके पॉकेट से लगेगा। ये नहीं कि सरकारी कोई अफसर है सरकारी खजाना से दे दिए, उनके पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है। अब सूचना राज्य सूचना आयोग में भी काम नहीं बने तब उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील साहब आए हैं क्या, तो कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद अंतिम उपाय है। तो यही है कि ये 3 प्रक्रिया है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जहाँ हम सूचना मांगेंगे, वो सूचना हमें मिल गया तो संतुष्ट, ठीक है, नहीं मिले तो अपेलाइट अथॉरिटी के पास जाएंगे, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास जाएंगे, वहां से संतुष्ट नहीं हुए तो हम राज्य सूचना आयोग में जाएंगे,
या केंद्रीय सूचना आयोग में जाएंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है भारत सरकार में, और राज्य सरकार में जो है सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो प्रक्रिया बहुत कोई जटिल नहीं है, लेकिन राज्यों में बहुत सारा लोग तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा एक टूल है, लेकिन जो बहुत सारे राज्य इसको चाहते नहीं है कि ये उतना जागरूक हो, उतना बढ़िया हो। लेकिन सूचना के अधिकार में सरकार ने एक्ट में बनाया है कि जो सूचना आपकी है उसको वेबसाइट पर डाल देनी, माने अधिक से अधिक सूचना जो आपका इंफॉर्मेशन है अपने साइट पर ही डाल दें, माने उसको कोई मांगना नहीं पड़े उसको। लेकिन बहुत लोग नहीं डालते हैं, तो अभी धीरे धीरे सब इसका प्रचार प्रसार होगा और फिर काम बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। किसी को भी कोई भी सूचना जो है मांगना हो, तो उसका कई जगह फॉर्म प्रेस्क्राइब है, या वैसे ही 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके भेज दो, 1 महीने में सूचना आ जाए। जिस दिन उनके यहाँ डाक प्राप्त होगा उसके 1 महीने के अंदर उनको जवाब देना जरूरी है। ये बहुत बड़ी एक क्रांति है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि सब चीजें सीक्रेट रखो, ऑफिशियल सीक्रेट होता था, तो अब उसका ये ठीक उल्टा है कि भाई सब चीजें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तरक्की के लिए जरूरी है कि चीजें ट्रांसपेरेंट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को पूछना? हाँ जी, बेटे पूछो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अर्चना है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप टीचर थी तो आपको कैसा लगा? कैसा महसूस हुआ? जब आप टीचर थी तो आपको कैसा लगता था? आप जब टीचर थी तब आपको कैसे लगता था? मैं जब टीचर थी मेरे को कैसे लगता था? मेरे को लगता था कि पता नहीं सारा जहान मैंने लूट लिया, सारा जहान। क्यों कि मैं इतनी सी बच्ची ऐसे टाट के ऊपर बन्नू से आके ऐसे रोटी खाई, तो मैंने दिल में ठान लिया कि मैंने कुछ बनना है। तो पढ़ाई करी, पढ़ाई करा के, और मेरा क्या पूछोगे तुम। और मैंने पता पढ़ाई कैसे करी। मैं छोटी सी जाके सीधा दिल्ली गई। किसी ने मेरे को ऐसे सज्जन ने सलाह दी कि बेटा तू पढ़ना चाहती है, यहाँ कैसे करेगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन जो पूरा नाम विजय लक्ष्मी पंडित। मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस गई, वहां दिल्ली में उनके ऑफिस। और मेरी माँ कहती थी मैंने अपनी बेटी की शादी करा देनी है, मेरा झंझट खत्म हो जाए। और मैं वहां जाके मिली, और जो गेट के अंदर जाने लगी तो गेट कीपर एकदम मेरे को बाहर निकाले। तो उन्होंने मेरे को देख लिया, कहते अरे एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, वो भेजो। मैं अंदर गई। फिर मुझे पता नहीं मैंने नमस्ते करी कि गुड मॉर्निंग बोली, क्या बोला मुझे याद नहीं है। पर मैंने कहा मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती शादी कर लो। उसको कोई लड़का मिला था। और क्या पाकिस्तान जब बना तो बहुत बुरा टाइम था, हर कोई चाहता था कि भाई मैं निबेड़ूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पहले ये दिल की अंदर की चीजें है। तो कहते अच्छा बच्चे तू पढ़ना चाहती है? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ूंगी। फिर आपको मैं कहीं भेज दूं तो पढ़ोगी? मैंने कहा बिल्कुल, कहीं भी भेज दो मैं पढ़ूंगी। कहती अच्छा। तो एड्रेस उन्होंने लिख लिया, मेरा एड्रेस लिख लिया। तब मैं ये नीलम फ्लाई ओवर के नीचे एक कस्तूरबा सेवा सदन है, किसी ने देखा है? कस्तूरबा सेवा सदन,
तब मैं वहां थी, तो मैंने वहां का एड्रेस दिया, कहते जाओ बच्चे, तो उन्होंने लिख दिया, मेरा नाम आ गया, कहते चलो जी चावला तो नहीं थी, मैं छोटी थी, राजकुमारी भाटिया थी, भाटिया को फलानी जगह भेज दिए जाए, वहां फोन कर दिया, मेरा इंतजाम रहने का कर दिया, फिरोजपुर, कहाँ करा, फिरोजपुर पर, वहां मेरे को भेजा गया। फिर मैं वहां गई, वहां मैं सरकारी खर्चे पर, उन्होंने कहा इस बच्ची का खर्चा सरकार उठाएगी, तो मैं सरकारी खर्चे पर वहां गई और वहां रही। फिर वही सही मेरे को उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भेजा लुधियाना में भेजा, तो मैं लुधियाना में गई और वहां बहुत अच्छे रिच घर के बच्चे होते थे, लड़कियां पढ़ती थी, उनमें मैं भी चली गई। तो मेरे को लगे ये क्या चीज है, इस और मेरे में क्या फर्क है, मैं अपना अंतर लगती थी कि उसमें क्या फर्क है। तो मैंने अपनी हिम्मत कर आके फिर पैदल जाती ट्रेनिंग के लिए, तो रास्ते में क्या थी, खड़ियां समझते हो, जहाँ होजरी मटेरियल, जराब बन रही थी, पजामे बन रहे थे, होजरी मटेरियल की वो जगह वो खड़ी थी। मेरे दिमाग में फीड करने वाली चीज है, मेरे दिमाग में खुद गया कि मैं बड़ी होकर फैक्ट्री चलाऊंगी। छोटे से बच्चे को मेरे दिमाग में ये हो गया कि मैं फैक्ट्री चलाऊंगी, मैं कुछ अपना काम करूंगी, इसी तरह बहादुर बनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी बच्चे को। फिर जब मैं पास हुई, फिर आई, टीचर बनी। जब टीचर बनी तो बच्चों को मैं बहुत बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज पढ़ाती थी, उनमें अपनी सारी भाव जितने थे उनमें मैंने भरे। आज भी वो मिलती है लड़कियां तो कहती है मैडम पढ़ाई तो बहुत करिए पर आपको हम भूल नहीं सकते। मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड कहते कोई नहीं, फैक्ट्री नहीं चलानी, कोई नहीं। और हमारे घर वाले कहते 30 दिन के बाद हमें तो तनख्वाह मिल जाती है, हम हमारा पेट भरा है, हम नहीं करते। और मेरे अंदर वो खुदाई हुई पड़ी थी लुधियाना की घटियों फैक्ट्रियों की। अच्छा, जब मेरा बेटा आया पढ़ा, राजीव चावला आज सब जानते होंगे, तो वो कहता मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरी सर्विस लग गई। मैंने कहा नहीं जाने दूंगी, यहीं पर बैठोगे 3 नंबर जगह पर फैक्ट्री चलाई। बेटे को जबरदस्ती वहां पर बैठाया। मैंने कहा बेटा 1 साल जो है तुम ये संभालो, 1 साल तुम्हें अच्छा लगेगा तो अच्छा, नहीं तो 1 साल बाद मैं चलाऊंगी, तुम जो मर्जी करो। मैंने कहा तुम्हारे लिखानी साहब और इधर उधर कल के बच्चे हैं और तुम तो पढ़े लिखे हो, तो उनमें जज्बा। तो आज फैक्ट्री चलाई उन्होंने, 1 से 6 फैक्ट्रियां चल रही हैं। आज मेरे बेटे का नाम इस हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में 200 नंबर पर आया है, 200 नंबर पूरे वर्ल्ड में। तो ये कहाँ से बीज आता है, बीज है ना, पेड़ बनता है। तो मैं अपनी कहानी इसलिए बताई कि इतनी सी थी, हर बच्चे का जाके अपने अपने दिल के अंदर एक जज्बा होता है कि मैंने क्या करना है, क्या बनना है। जैसे जैसे अवसर मिलता गया वैसे 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 मैंने अपने दिमाग में जो फीड कर रखा था, मैंने कहा ये कंप्लीट करके रहूंगी। तो आज ईश्वर का साथ आदमी न छोड़े, ईश्वर को हर दम अपने साथ रखो। कोई बुरा काम नहीं करना, चोरी चकारी झूठ छल कपट करके नहीं, तब आगे नहीं बढ़ सकता आदमी। सच्चाई के बल पर आगे बढ़ सकता है।
सच बोलना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, पढ़ाई करनी है। और ये सारा हिंदुस्तान का वो बोझ है ना, तुम बच्चों के कंधों पर है, ताकि सारे वर्ल्ड में हमारे भारत का नाम जो है ना चमकता रहे। ठीक है। बच्चों, हमारे बीच में एडवोकेट शिवदत्त वशिष्ठ भी आए हुए हैं। मैंने बताया था आप लोगों को इनके बारे में, और आप लोग अगर अब कानून से संबंधित भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनसे 2 मिनट बोलवा। हाँ, बैठ के बोलिए वकील साहब। सबसे पहले तो ये जो शरद फाउंडेशन है इसकी मैं बधाई देता हूँ सभी चेयरपर्सन और जो भी सभी सम्मानित हैं सभी को। ये बच्चों के लिए जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे बच्चों का जो आपसे ज्ञानवर्धन इनको मिल रहा है, इससे ये बच्चे जरूर सीखेंगे। मैं बच्चों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो आज माता जी कह रही थी पढ़ाई और सेहत, आपकी जो पढ़ाई है जो आप पढ़ रहे हो ये आपकी अपनी ही रहेगी। हर चीज जब आप बड़े होंगे ना, सब चीज का डिवाइडेशन हो जाएगा। आप पैसा कमा लेना, वो भाइयों में बढ़ जाएगा, जमीन है वो भाइयों में बढ़ जाएगी, परिवार में बढ़ जाएगी। आपकी खाली आपकी जो पढ़ाई है वो आपके पास है। दूसरी बात, सेहत, पढ़ाई और सेहत कभी भी नहीं बढ़ती। ये जो व्यक्ति पढ़ता है या जो खेलता है, सेहत बनाता है, वो उसी के पास रहती है, अन्यथा सब चीज बढ़ जाती है। और अब तो ये पढ़ने का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है। ये तो मेरे से बड़े बैठे, मैं छोटा ही हूँ। मेरा मतलब पढ़ने के लिए पहले क्या होता था कि एक बार लाइट चली गई 2-3 दिन नहीं आती थी। अब तो हरियाणा सरकार देख रहे होंगे 24 घंटा हर गाँव में, 6732 गांव है हरियाणा प्रदेश के अंदर, सभी में 24 घंटे लाइट आ गई। दूसरी बात, अगर कहीं लाइट कोई कमी है, कोई तार टूट गया है, कोई पोल गिर गया है, उससे वो ना 1 दिन 1.5 दिन वो हो सकता है, अन्यथा लाइट सब जगह आ रही है। पहले पढ़ने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, बड़ी दूर जाना पड़ता था। आज आप देख रहे होंगे अच्छे से स्कूल है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, अच्छे हैं, और बच्चों को ज्यादा दूर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर घर के पास स्कूल हो रहा है। तो इसलिए ये जो वक्त चल रहा है, आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा केंद्रित रहिए, ध्यान रखिए, उसको पढ़िए, और भारत देश आपके कंधों पे ही संवरेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश के भविष्य तो आप ही हो और आपसे ही बहुत उम्मीदें हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो हमारे बच्चे हैं वो बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का भी कर रहे हैं, भारत देश का भी कर रहे हैं। हमारे जो कोर्ट परिसर है सेक्टर 12 में, इसी में वकील बने, वकील बनने के पर जुडिशरी का एग्जाम दिया, इस कम से कम 8 या 9 जज फरीदाबाद से लग चुके हैं। जो आज कोई मुजफ्फरनगर है, 2-3 दिल्ली में, 2-3 मुंबई में, इस तरीके से पढ़ाई की तो बात ही अलग है। हाँ, दूसरी बात, आज आप जो पढ़ रहे हो ये क्या है, जो एक देहाती भाषा है ना, जो पहले मौज ले लेता है वो बाद में कष्ट भोगता है, और जो पहले मेहनत करता है वो बाद में आनंद लेता है। ये पढ़ाई ये चीज। तो इसी प्रकार से मैं ज्यादा ना कहते हुए, आपका समय है, आप पढ़ी। पहले तो क्या होता था, अब तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, हर व्यवस्था है। पहले तो हमारे टाइम के अंदर नकलें बहुत होती थी, वो तो समाप्ति हो गई। हमारे पहले एक बच्चा एग्जाम देने जाता था, 10 उसके साथ जाते थे, सब समाप्त हो गया। और अगर जो साथी है 4th फ्लोर पे भी बैठा, वहां भी पर्ची पहुंच जाती थी, वो सब समाप्त हो गया। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं तो उनसे मजाक कर रहा था, भाई साथ चले पर्ची फेंक में, जी पापा जी कोई जरूरत नहीं, हम अपने। इसलिए मैं ये आशा आपके अंदर भी कर रहा हूँ, अब तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अपने दम पे, अपनी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत सफल बच्चे बनेंगे,
और हरियाणा प्रदेश और भारत देश को आपसे बहुत उम्मीद है। और इस फाउंडेशन जो भी है उनके चेयरपर्सन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा ये सामाजिक कार्य हमेशा चलता रहना चाहिए और ऐसा आपके मार्गदर्शन ये बच्चे जब सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्ते। और कोई प्रश्न है आप बच्चों का? बेटा किसी का क्वेश्चन है? कोई और बच्चा है जो सवाल करना चाहता है? तो फिर हम अपने मेहमानों का धन्यवाद कर दें। कोई और प्रश्न नहीं है बच्चों? मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं भी एक टीचर हूँ, अभी रिटायर्ड हुई हूँ 4 महीने पहले ही। रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी दिनचर्या को कैसे रखा? दिनचर्या को रिटायरमेंट के बाद? अच्छा, इनको तो 30 साल हो गए रिटायर हुए। हाँ जी बिल्कुल, इनको 30 साल हो गए ना, तो एक्सपीरियंस ज्यादा है आपको। तो अभी तो जो है ना मेरा दिल नहीं लगता क्योंकि वो बच्चे, वो प्रेयर, वो बेल, वो सब चीजें याद आती हैं। तो अपने मन को कैसे आपने अपना रखा? ऐसा है मेरी बहन, अब हम आए हुए हैं, आपस में दुख सुख का अलग सा रखो, अलग सा कैसे टाइम पास होना चाहिए, कैसे। आज है बच्चों का दिन कि बच्चों को हमने क्या सिखाना है, इनको कसम दिलानी है कि बच्चों तुमने कुछ पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी हो जाए तुमने पढ़ना है। और दूसरा एक चीज और बताओ, और आज एक ऐसे हाथ करके बोलो कि आज के बाद हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, और अपने घर वालों को भी ये बोलेंगे कि एक छोटा सा बक्सा, वो ड्रम नहीं होता, उसमें कचरा रखो। चलो खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल, सड़क के ऊपर बिल्कुल तुम लोग कचरा नहीं फेंकोगे। बोलो, कचरा सड़क के ऊपर कभी नहीं फेंकेंगे। मैं तुम्हारे पर यकीन कर सकती हूँ? ओके, थैंक यू, बैठ जाओ। और अपने माँ बाप सबको बोलो कि कचरा सड़कों पर नहीं फेंकना, घर के अंदर रखना है। और जो साग होता है ना, हरी की सब्जी, गोभी के पत्ते इधर उधर कई होते हैं ना, उसको अलग से रखा, वो एक अलग गाय या किसी को बाहर दे दी। आई समझ? हाँ, खाने की चीज बच्चों को, और बाकी कचरा जो कचरे वाले आते हैं, मैं कमेटी में भी जाके एक बार झगड़ा करके आऊंगी कि क्यों नहीं जगह जगह आके वो ड्रम उठाते करते, कई जगह बैठे हुए हैं। हमारे घर के आगे ड्रम जो है क्यों नहीं पड़ा होता? पड़ा होना चाहिए। और कुछ एक मिनट, हमको पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, नया कनेक्शन नहीं मिलता था। और मैं गई कमेटी, वहां मिसेस सरस्वती चीफ मेडिकल ये वो थी कमेटी की, और उसको जाके मिली। मैंने कहा जैसे मेरे को बिजली चाहिए, कहते अपना खंबा खरीदो, खरीदेंगे। कहते रूल नहीं है, कानून है। मैंने कहा लगाओ था, और ऐसी वो कन्विंस हुई मेरे उससे, कोई सरकारी वो नहीं था, उसने मेरे उस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की लगा दी। अभी उसके ऊपर मैंने एक फोटो लगा रखी है, पर अब तो होगी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन थी सरस्वती। तो एक यकीन अपने दिल में एक सवाल रखो, हमें कुछ बनना है बस, और अपने भारत का ध्यान रखना है, घर का करना और सफाई का करना है। एक कचरा बाहर नहीं फेंकना, कचरा बाहर नहीं फेंकना। हाँ, मैं भी अपने जेब में रखती हूँ, कोई टॉफी का कुछ कार में रखती हूँ, घर जाकर फेंकती हूँ, ठीक है ना? हाँ, और पढ़ाई करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है। ओके, थैंक यू।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जोश, आपकी एनर्जी, इसको देखकर बच्चों के साथ साथ हम सब भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने का और इन बच्चों का मोटिवेशन करने का। और सर आपका भी, आपने बहुत अच्छा बच्चों को ये बताया कि इनके लिए आजकल फ्री एजुकेशन है, सब कुछ है, तो ये अगर उसको यूज करें तो बहुत अच्छे और बहुत भावी हमारे नागरिक बन सकते हैं। पढ़ना इन्होंने है बच्चों ने, और आपको आंटी ने भी यही बताया। तो आप सबने यही करना है। और सर ने भी आपको बताया कि आपके पास हर चीज का राइट है, ठीक है। पहले टाइम पे जो है बहुत सी मुश्किलें होती थी, आजकल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। आज आपको मालूम है, आपके स्कूल के बाद आपको एक्स्ट्रा आपकी कोचिंग के लिए हिमा मैडम कितना अपना करती है। सर आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं सही दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। सरस्वती इलाहाबाद, सरस्वती इलाहाबाद सभी मेहमानों का, मनीष भाई का, अजय भाई का, चित्रंजन भाई का, और शिवमोहन शर्मा का, राकेश का, इस बच्चे का, सुमन चावला जी का, अनुराधा जी का, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम में, ये हमारा एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक मुहिम है। ये मुहिम है कि हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकें, और ये शुरुआत हम बच्चों से ही कर पाएंगे। बच्चों से कर, क्योंकि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो सीखना बंद कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बच्चों से जब हम शुरुआत करेंगे तो आने वाला समाज और 10-20 साल के बाद थोड़ा सा सुधर पाएगा। और जो आपने कहा कि कचरा रास्ते पे नहीं फेंकना, ये बहुत जरूरी प्रोग्राम है जिसको कि इन बच्चों में कल्टीवेट होना चाहिए, और हम लोग इस पर प्रयासरत हैं। आज आपने ओथ दिलवा दी है तो हम और जोर शोर से इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये भविष्य है हमारा, ये हमारा भविष्य है।